बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। डिफाइन कंपाउंड, व्हाट इज़ कंपाउंड। ठीक है, कहता है कंपाउंड इज़ अ substance made of two or more element chemically combined together in a fixed ratio of biomass. As a result of this combination, element lost their own properties and produce new substance that have entirely different properties. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहता है कि कंपाउंड क्या होता है, एक सब्सटेंस होती है। ठीक है, और सब्सटेंस के बारे में हम जो है वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सब्सटेंस ऐसी चीज़ होती है जो कि प्योर होती है। ठीक है, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड, जो कि एक या मसलन कि दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं ना, टू और मोर यानी कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं तो उनके कंबाइन करने से, मिलने से क्या होता है, इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ बाय मैस। ठीक है, उनकी जो रेशो होती है, उनका जो मैस होता है, मैस वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता, ऑफ बाय मैस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट लॉस देयर ऑन प्रॉपर्टीज़, और इसके नतीजे में क्या होता है, एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और एक नई चीज़ बन जाती है जो कि उससे मुख्तलिफ होती है। ठीक है, टोटली कम्प्लीटली तौर पर क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। दोबारा सुन लें, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम के केमिकल रिएक्ट करने से बनती है, और उनका जो केमिकल रिएक्ट करते हैं उनका मैस क्या होता है, फिक्स होता है। उनके मैस के दरमियान रेशो जो होती है, एंड देन जो है वो इस कम्बिनेशन के नतीजे में क्या होता है कि एटम की जो पहले प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक हो गया, क्या होते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, और जो बनता है फिर वो एक टोटली तौर पर जो है वो नई चीज़ बन जाती है। अब यहाँ पर एग्जांपल्स, यहाँ पर देखें ज़रा, एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इन कंपाउंड की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। अब यहाँ पर पहले एग्जांपल में देखें ज़रा, ये वाली एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड में कौन सी एग्जांपल दी गई है जी, अमोनियम क्लोराइड की। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ये जो है वो ड्राइज बैटरी, ठीक है, जो कहते हैं ना खुश्क बैटरी भी होती है, तो जो खुश्क बैटरियाँ होती हैं ना, उनमें यूज़ होता है अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड जो है वो आपके जो कफ सिरप होते हैं उनमें यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखें, इसमें जो है वो तीन जो है वो एटम है। ठीक है, उसने कहा था टू, यहाँ पर देखें ज़रा, टू और मोर एलिमेंट, यहाँ तो इसमें एक होगा या इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट कम्बिनेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखें, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, और एक क्या है, क्लोरीन। इसका फार्मूला क्या होता है, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl जो है वो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें N क्या है हमारे पास, N क्या है हमारे पास, ये है गैस। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, एक गैस। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी हमारे पास एक गैस। अब ये देखें, इन तमाम चीज़ों के मिलने से हमारे पास जो चीज़ बनी है वो सॉलिड है। तो यही तो उसने कहा था कि जब जो है वो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो उनके कंबाइन करने से उनकी जो पहली प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, उनकी खसूसियात बदल जाएंगी जब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आ जाए जी, शुगर। अब शुगर जो आप चीनी घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। अब देखिए कार्बन है, तो कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन को देखें, ये आपको जो है वो गैस है, और ये क्या आपके पास, ये आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखें इनकी जो, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्ट करने से जो है वो क्या बन जाती है, सॉलिड चीज़ बनती है। ऐसे ही है, जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशो, अब देखो उसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन इसमें भी मौजूद है, लेकिन रेशो का डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है कि उनकी जो फिक्स्ड रेशो होगी, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको, ये उनकी रेशो क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको जो है वो कहूँ कि इनके दरमियान कौन सी रेशो होगी, तो 12, 22, 11। ठीक है, इनके दरमियान ये रेशो मौजूद है।
नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल पे आए ज़रा, इसमें क्या है, इसमें वो सोडियम मेटल को दिखा रहा है और देन जो है वो क्लोरीन गैस। अब ये आपके पास मेटल है, ठीक है, सोडियम ठोस हालत में पाई जाती है और ये क्लोरीन क्या है, ये आपके पास गैस हालत में पाई जाती है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस, सोडियम मेटल क्या होती है Na, ठीक है, और क्लोरीन क्या होती है Cl। अब ये दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन से आपके पास जो चीज़ बनती है वो होती है NaCl, ठीक है, इनके रिएक्शन से जो चीज़ बनती है वो क्या होती है NaCl। अब ये NaCl टेबल साल्ट है आपके पास और इसको आप जो है वो घरों में यूज़ करते हैं। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब ये देखें यहाँ पर एक गैस के मिलने से और एक मेटल के मिलने से जो है वो हमारे पास क्या बन गया, नमक बन गया। अब इनकी भी एक जो है वो रेशो है 1:1, ठीक है, फिक्स्ड रेशो। रेशो हर दफ़ा क्या होगी, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा रेशो फिक्स होगी। यहाँ पर आ जाएं जी, ये भी एक एग्जांपल है आपके पास वाटर की, द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें देखें आपके पास क्या मौजूद है, इसमें आपके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, ये क्या होती है आपके पास गैस है, और एक क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है, ये भी गैस होती है। अब देखें दोनों के मिलने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब दोनों केमिकली कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो नई चीज़ बनेगी उसका नाम क्या है, वाटर, ठीक है। आपके पास जो नई चीज़ बनी है उसका नाम क्या है, वाटर। अब इसमें भी देखें एक ख़ास जो है वो रेशो है, क्या रेशो है, हाइड्रोजन कितने हैं जी 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो इनके दरमियान जो रेशो है वो कौन सी है, 2:1। आई होप कि आपको जो है वो कंपाउंड की समझ आ गई होगी कि इसमें ये फिक्स रेशो, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो, ठीक है, कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम, इसमें देखें इसमें 3 एटम है, अमोनियम क्लोराइड में कितने थे 4 5 6 एटम थे, और NaCl में 2 थे, और इसी तरह यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है शुगर में, ठीक है। तो ये जब केमिकली कंबाइंड करेंगे तो इनकी रेशो हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी, ये आपने चीज़ याद रखनी है। और फिर बाद में क्या होता है वो ऑफ मैस एज रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन लॉस्ट देयर ऑन प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। जिस तरह ये मेटल थी पहले, ये गैस थी, लेकिन बाद में जो है वो दोनों ही एक सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला चैप्टर 1 से, इसको ज़रा जो है वो आपने अच्छी तरह याद भी करना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और कंपाउंड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो इनकी सेपरेशन का जो है वो देखते हैं, सेपरेशन एंड ब्रेकन डाउन। सेपरेशन कैसे आप कर सकते हैं, क्या आप इनकी सेपरेशन कर भी सकते हैं या नहीं। तो मिक्सचर को देख लें, मिक्सचर वो कहता है कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे उनको आप सेपरेटेड कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड में आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल मेथड में आपके पास डिस्टिलेशन होती है, ठीक है। डिस्टिलेशन आप कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर आपने क्या करना होता है, चीज़ों को अलहदा करना होता है, डिस्टिलेशन। ये जो आपके पास पेट्रोल होता है और इसके अलावा डीजल, ये वो, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी पाई जाती हैं और इनको जो है वो डिस्टिलेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट किया जाता है। इसी तरह अल्कोहल और पानी को आप डिस्टिलेशन के ज़रिए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अल्कोहल और पानी क्या होता है, दिस इज़ अ मिक्सचर। तो उनको जितने भी आपके पास मिक्सचर होंगे उनको आप फिज़िकल मेथड से किसी ना किसी मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर मैं जो है वो एक बीकर लूँ और इस बीकर में जो है वो पहले पानी को ऐड करूँ H2O को, उसके बाद उसमें जो है वो मिट्टी ऐड कर दूँ, तो अब मैं कहूँ जी इसको सेपरेट करें तो इट इज़ वेरी इजी टॉस, ठीक है। आपके लिए बहुत आसानी होगी कि आप जो है वो पानी और मिट्टी को अलहदा कर दें जी। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल वे, आपने करना है क्या है, आपने जस्ट इसको फिल्टर कर लेना है। तो फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं केमिस्ट्री में जो कि हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर जो है वो फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड की तरफ। वो कहते हैं एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड।
जो एलिमेंट होते हैं वो फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। अगर जो है वो मेरे पास H2O पड़ा हुआ है, ठीक है, पानी पड़ा हुआ है, और मैं आपको कहूँ जी इसको आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन नॉट बी एबल टू चेंज इनटू गैसेस। आप जो है वो पानी को उनकी गैसेस में चेंज इजीली नहीं कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट इजी टास्क। इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह जो है वो उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उनके ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये ईजीली नहीं होते। जबकि मिक्सचर जो होते हैं उनको जो है वो सेपरेट करना आसान होता है और कंपाउंड को सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में आपके पास वो कहते हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टीज़ एज इट कंपोनेंट्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे वो पहले थे, मट्टी और पानी की ये ऊपर वाले एग्जांपल पे हैं, मट्टी जैसे पहली थी, ठीक है, वैसी ही रहेगी जब आप उसको पानी में ऐड करेंगे। पानी जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, हाँ आल दो उसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा मट्टी मिक्स होने की वजह से, लेकिन वो रहेगा तो पानी ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं हो रहे। नेक्स्ट जो है वो एलिमेंट में देखें ज़रा, वो कहता है प्रॉपर्टीज़ आर यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ यूनिक होती हैं, और जब जो है वो कंपाउंड में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ आर यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ यूनिक हैं और एलिमेंट से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जिस तरह ये देखें, पानी क्या है, पानी आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, इसकी जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जबकि इनको अगर आप सेपरेट आउट कर देते हैं, ठीक है, या इनके बनने से पहले इसकी अपनी प्रॉपर्टी हैं, ये गैसीय हालत में पाई जाएगी, इसकी अपनी प्रॉपर्टियाँ होंगी, ये भी गैसीय हालत में है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनका मैस का डिफरेंस होगा, डिफ्यूजन का रेट डिफरेंस होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होंगे। लेकिन जब ये दोनों केमिकली कंबाइंड कर जाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, चेंज, एनर्जी चेंज की तरफ। तो इसमें वो कहता है नॉट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ मिक्सचर इन फॉर्म्ड, ठीक है, कुछ केमिकल चेंज नहीं आता जब जो है वो मिक्सचर बनता है, ठीक है। आप जो है वो पानी और मिट्टी को मिक्स करें तो इसमें जो है वो कोई केमिकली चेंज नहीं आएगा, बल्कि फिजिकली जो है वो थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। इसी तरह कंपाउंड को देखें, वो कहता है अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, जब कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो किसके नतीजे में बनता है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप जब भी जो है वो कंपाउंड बनाएंगे, या तो एनर्जी खारिज होगी या उसमें एनर्जी यूज़ होगी। मिसाल के तौर पर एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब लड़कियां, कोई भी लड़के भी बनाते हैं, घर में खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते वक्त जो है वो आप देखें कि आपने कोई सालन बनाना है तो उसमें आप डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, मिर्चें, नमक, ठीक है, प्याज, ये वो। अब खाना पकने के बाद अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें मुझे उसी हालत में जो है वो, अगर आपने टमाटो यूज़ किया, टमाटो ला के दो, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ आपने कुछ मिर्चें यूज़ की हैं तो मुझे उसी फॉर्म में ला के दो, नमक, तो यू विल बी नॉट बी एबल टू कन्वर्ट बैक इट। वाई? बिकॉज उनके दरमियान जो है वो केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। और कब हुआ, जब आपने उसको गर्म करना शुरू किया, तो गर्म करने से आपने उसको क्या की, एनर्जी प्रोवाइड की, और एनर्जी प्रोवाइड करने से उनके दरमियान क्या हो गया जी, केमिकल रिएक्शन हो गया और वो टोटली जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें वो कहता है कि मिक्सचर के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, जबकि जो आपके पास कंपाउंड होते हैं उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास पानी है, ठीक है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, यू नो वेरी वेल, कितना होगा जी, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है जी, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कह लें, कितना होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 पे जो है ये जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है। तो इसमें अगर आप देखें तो पानी और मिट्टी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, पानी और चीनी का डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वेरिएबल मिक्सचर के जो
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जबकि जो कंपाउंड होते हैं उनके वेरिएबल नहीं होते, फिक्स होते हैं। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कंपोजिशन की तरफ। वो कहता है डज नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, आपको जो है वो नहीं अंदाज़ा कि इसमें जो है वो कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं और कितने जो है वो आपने अगर इसमें मिट्टी ऐड की है तो मिट्टी के जो है वो मॉलिक्यूल है। कोई फिक्स रेशो नहीं है, आप एक चुटकी भी डाल सकते हैं, आप जो है वो एक जो है वो चम्मच भी डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट क्वांटिटी ले लें आप तो मिक्सचर बन ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कंपाउंड बनाना तो आपको उनको फिक्स क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पीछे एग्जांपल ली थी पानी की, तो पानी में जो है वो क्या होता है, इसमें दो जो है वो हाइड्रोजन होंगे और एक इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। ठीक है, अब ये एटॉमिक नंबर और मैस नंबर क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। ठीक है, अगर जो है वो आपको पता है कि एक एटम जो होता है आपके पास, ये फॉर एग्जांपल ये एक एटम है। ठीक है, तो इस एटम का ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसमें मैं डॉटेड लगा रहा हूँ, ये क्या होता है जी, ये आपके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरे इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, दो होती हैं। और यहाँ पर ये आपके पास शेल है और शेल में आपके पास क्या मूव कर रहे होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब देखें यहाँ पर वो कहता है कि आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जो जितने प्रोटॉन होंगे ना वो वही क्या होगा, उसकी एटॉमिक नंबर होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पर बोरॉन हमने एक एटम लिया। ठीक है, एलिमेंट भी कह सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बोरॉन पड़े हुए हैं, जैसे आपको पता है एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, तो उसमें से हमने एक एटम को पकड़ा एलिमेंट में से। अब देखें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। हाउ 5 कैसे हुआ जी, तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये ब्लू वाले नीचे में टिक किया, ये ब्लू वाले आपके पास क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके अंदर 5 क्या है जी, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 5। और अगर जो है वो आप चाहते हैं, आपको एटॉमिक मास दिया गया है, फॉर एग्जांपल ये है मास नंबर है आपके पास 11, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल में से जो है वो जितने आपके पास प्रोटॉन है उसको माइनस कर दें, तो आपके पास किसकी क्वांटिटी आ जाएगी, न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, ये पिंक वाले न्यूट्रॉन्स है, इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये समझ आ गई होगी आपको। एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, Z सिंबल से। ठीक है, जहाँ पे Z आ जाए तो आपने केमिस्ट्री में समझ जाना है कि इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट चलते हैं मैस नंबर पे। मैस नंबर क्या होता है आपके पास, मैस नंबर होता है, मैस नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, अगर उन सब को जमा कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैस नंबर आ जाएगा। मैस नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैस नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कैलकुलेट करना है जी मैस नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर को और न्यूट्रॉन को प्लस करना पड़ेगा, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, मैस नंबर आ जाएगा। फिर दोबारा उसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो मैस नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए तो यहाँ पर देखें ज़रा, हमने क्या किया, हमने काउंट किए, अभी हमने काउंट किए थे, हमारे पास जो प्रोटॉन थे वो कितने थे, प्रोटॉन कितने थे, 5। और जब हमने न्यूट्रॉन को काउंट किया तो न्यूट्रॉन कितने आ गए हमारे पास, 6। और जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो इनके प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया जी, 11। तो इसका मैस नंबर क्या होगा, 11। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये मैस नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 11। और मैस नंबर में से जब आप प्रोटॉन को माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नीचे वाली एग्जांपल में देखें, ये आपके पास जो है वो कार्बन का एटम बना हुआ है, इसमें देखें ज़रा आपके 1 2 3 4 प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं जी, 4। और इसका जो है वो फिर एटॉमिक नंबर क्या होगा,
सॉरी इसमें 1 2 3 4 5 और एक इसके पीछे होगा 6, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और जब आप जो है वो न्यूट्रॉन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इसका भी एक पीछे होगा तो 6, तो टोटल जो है वो इसमें कितने आ जाएंगे आपके पास 6 ही इसके अंदर क्या है प्रोटॉन है और 6 ही इसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन है। जब आप इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मैथ नंबर क्या है 12, मैथ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर इसका क्या है 6, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई हैं आपके पास। हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें जो है वो इसका एटॉमिक मास भी क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट हीलियम है, हीलियम में देखें एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 2 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 2 क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 ही क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 + 2 कितने हो गए 4, तो ये आपके पास क्या बन गया 4, मैथ नंबर 4। लिथियम को देखें तो लिथियम में जो प्रोटॉन होते हैं वो 3 होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं, तो इन दोनों को काउंट करें तो आपके पास 7 बन गया। इस तरह आप जो है वो ये जो आपके पास लिखे हुए हैं एटॉमिक नंबर ये प्रोटॉन की तादाद होती है, ठीक है। बाकी आप उसको ये कार्बन भी देखें 6 इसका एटॉमिक नंबर है, चूँकि इसमें 6 प्रोटॉन थे और हमने क्या किया इसमें 6 ही न्यूट्रॉन को जब प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया उसका एटॉमिक मास या मास नंबर आ गया। इसी तरह नाइट्रोजन है 7 इसमें प्रोटॉन है, 7 ही क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे, तो 14 बन जाएगा। सो ऑन, ठीक है। आप जो है वो इन सबको काउंट करें और इनसे जो है वो आपने प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको काउंट करना आ जाए। सोडियम में देखें इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 12 होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मास नंबर है वो 23 आ गया। इसका देखें मैग्नीशियम का 12 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है और मास क्या होगा इसका 24, यानी कि 12 इसमें प्रोटॉन है और 12 ही इसमें क्या है न्यूट्रॉन। अच्छा जी, ये आपके पास लास्ट स्लाइड है हमारी। इसमें क्या है ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव आप कहते हैं रिश्तेदार को कहते हैं या ताल्लुक को कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसा मास जो आप जो है वो किसी रिलेशन के ज़रिए किसी ताल्लुक के ज़रिए मेजर करते हैं उसे आप क्या कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखिए ज़रा एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको जो है वो देख ही नहीं सकते, तो उसको जो है वो उसका मास मेजर करना कैसे पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम उसको देख ही नहीं सकते आम आँख से, इवन के आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ती है। तो उसके लिए हमें जो यूज़ करना पड़ता है वो क्या करते हैं हम कार्बन एटम को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने आइसोटोप के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, रिवीजन चल रही है ना। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या हो डिफरेंस हो। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास कौन सा आइसोटोप लेना है जिसका मास 12 हो, ठीक है। आपने करना क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द एवरेज मास ऑफ एटम्स दैट एलिमेंट एज कंपेयर, ठीक है, कंपेयर करना है 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आपने किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका मास अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं तो आपने उसको कंपेयर कर लेना किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है AMU, ठीक है, जिसको हम सिंपली कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट को सिंपली हम क्या कहते हैं AMU। उसके बाद वो कहता है कि व्हेन एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज़, ठीक है। जब आपने एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो 1 AMU किसके बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल दिया है कि आपके पास जो प्रोटॉन का मास है वो है 1.0037 × 10⁻24 AMU। अब आप इसको ग्राम में करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है इस AMU को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, ठीक है, 1.672 × 10⁻24 ग्राम। तो ये आपने उसके मास AMU जो था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है ग्राम्स में। अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है कि आपने जो है वो क्या करना है, आपने फाइंड करना है मैग्नीशियम का मास Mg का मास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने जो है वो एक साइड पर
बिल्कुल तराजू की तरह है, ठीक है। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कंपेयर कैसे किया है। तो यहाँ पर देखें, इसमें हमने मैग्नीशियम को रखा और यहाँ पर हमने कार्बन को रखा, ठीक है। कार्बन का मास कितना था 12, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो आप देखिए कि जब आप इसमें रखेंगे तो जब पहले आपने एक रखा, ठीक है, और फिर आपने देखा कि वो इक्वल जो है वो नहीं हो रहा था, फिर आपने दूसरा एटम रखा तो आपने देखा कि इसका जो लेवल था वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब कि कार्बन के अगर आप दो एटम रखते हैं तो मैग्नीशियम का क्या बनेगा, एक बनेगा, ठीक है, 2 कार्बन एटम्स। अब देखें तो इसका 12 था, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 24। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या हो गया 24। इस तरह जितने भी एटम हैं उनको हमने जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास के ज़रिए जो है वो कंपेयर करके निकाला हुआ है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।